Good evening. कल के पेपर में जो डाउट थे वो बताओ। पेपर नहीं ठीक है, तो आज मिलेगा तो फिर वो आप लोग घर पे जाके करेंगे, अगर नहीं किया तो ठीक है क्लास में शुरू कर सकते हैं। और पीएनसी के आगे के जो डाउट बाकी रह गए थे लास्ट में 80 तक हो गया था, है ना? 100 तक हो गया था। ओके ठीक है, कौन सा 87? देखो ना 87 में सबसे पहला काम तो क्या करेंगे, इनकी कोई वैल्यू अज्यूम करेंगे, राइट? अगर इनको अगर कुछ अज्यूम करते हैं 2 + a1 and a2 प्लेस सीरीज ऑफ द, जब अज्यूम करना ही है तो सबसे पहले n = 1 से कर लेते हैं ना। अगर n = 1 मतलब कितने गेम्स की बात हो रही है? 2 गेम्स की बात हो रही है, राइट? Each game can result in either a win or lose for a1। तो हर एक ऐसा होगा a1 और a2 दो प्लेयर खेल रहे हैं, है ना? दो ही तो पॉसिबिलिटी, इसमें ड्रॉ वाली पॉसिबिलिटी नहीं दे रखी, या तो जीतेंगे या तो हारेंगे, राइट? तो दो गेम हो रही है a1 a2 के बीच में। तो अब आप लोगों को बोला गया है टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच a1 कैन विन द सीरीज ऑफ दिस गेम। कितने अलग अलग तरीकों से a1 इस सीरीज को विन कर सकता है, तो कितने तरीके से हो सकता है इस केस में? जब आप दो गेम खेल रहे हो, पूरी सीरीज दो गेम की है, तो a1 विनर कब होगा? जब दोनों जीतेगा। एक ही पॉसिबिलिटी है, पहली मैच भी जीत जाए और दूसरी भी जीत जाए, क्योंकि अगर दोनों एक ही जीतेंगे तो ड्रॉ हो जाएगा। एक ही पॉसिबिलिटी है, राइट? एक पॉसिबिलिटी कब आई? जब n को हमने 1 रखा, तब मैं अगर हर ऑप्शन का पुट करके देखूंगा। जब फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन में अगर n को अगर आपने 1 रखा तो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2c1 4 माइनस 2 is 2, 2/2 is 1। तो पहला ऑप्शन मैच हो रहा है, बट जिसमें हमें पता है कि ऐसे में एक से ज्यादा ऑप्शन हो सकते हैं कि मैच करें, एक बार चेक कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन ऑब्वियसली मैच नहीं कर रहा है ना? तीसरा ऑप्शन n को 1 रखा, 2 - 2 वो भी मैच नहीं कर रहा है। और लास्ट वाला और इनफैक्ट बी वाला ऑप्शन तो सेम दिया हुआ है ना? तो जो प्रिंटिंग मिस्टेक है, बी और डी सेम दिया हुआ है। अच्छा सॉरी 2n और इस पर 2n है। इसमें जब 2n को अगर 1 रखो तो नेगेटिव में चला जाएगा डी वाला, तो अभी तो पॉसिबल नहीं। एक ही पॉसिबिलिटी में थोड़ी कौन सी? ए। एडिशन का आंसर है 112। ओके 112 क्वेश्चन समझते हैं, करने की ट्राई करते हैं। टोटल नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ द फॉर्म x³ + ax² + bx + c that are divisible by x² + 1 where a b c belongs to 1 2 3 up to the 10 is equal to, मतलब आपको एक क्यूबिक इक्वेशन बनाना है x³ + ax² + bx + c। अगर कोई कंडीशन नहीं होता, अगर आपको बोलते हैं कि कितने क्यूबिक इक्वेशन बना सकते हैं, a belongs to the 1 to 10, b also belongs to 1 to 10, c also belongs to 1 to 10, but total number of cubic functions कितने बनेंगे? कोई कंडीशन, बस नंबर ऑफ क्यूबिक फंक्शन बनाने हैं, जहां पर a 1 to 10 में से कुछ भी हो सकता है, b 1 to 10 में से कुछ भी हो सकता है, c भी 1 to 10 में से कुछ भी हो सकता है। 10 to 3 मतलब 1000 क्यूबिक इक्वेशन बना सकता हूँ। इसके लिए 10 स्विच, इसके लिए 10 स्विच, और जब तक काम खत्म नहीं होता तब तक मल्टीप्लाई, तो 1000 क्यूबिक इक्वेशन बनेगा। उस 1000 में से ऐसे कितने होंगे which are divisible by x³ + 1?
सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 किससे डिवाइड होना चाहिए? इसका मतलब ये है ना कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड हो रहा है तो लास्ट में रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। जब मैं एक्स क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करूं तो लास्ट में रिमाइंडर कितना होना चाहिए? 0। तभी तो डिविजिबल बोलोगे। अब नॉर्मली कोई अलजेब्रिक फंक्शन को अलजेब्रिक से डिवाइड करो तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करोगे? एक्स से। तो एक्स क्यूब है तो एक्स ही करना पड़ेगा ना। तो क्या होगा यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस एक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे बाद में क्या रहेगा? ये तो कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर रहेगा प्लस बी एक्स माइनस एक्स और एक्स कॉमन तो क्या बचेगा? बी माइनस 1 प्लस सी। ये ठीक है। फिर यहाँ पर कोसाइन में और क्या आएगा? फिर 1 एक्स नहीं सॉरी ए स्क्वायर लाना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? ए से तो क्या आएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस अगेन सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 0 क्या बचा? एक्स इंटू बी माइनस 1 प्लस सी माइनस ये कांस्टेंट हो जाएगा सी माइनस। जब इस इक्वेशन को इस क्यूबिक इक्वेशन को जब एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करो तो ये हमारा रिमाइंडर बच रहा है। तो काफी तो डिवाइड नहीं कर सकते यहाँ पर पावर एक्स स्क्वायर। तो ये आपका क्या बना? रिमाइंडर। उसको क्या होना चाहिए? 0। पक्की बात है, इसको 0 होना पड़ेगा। और ये 0 कब होगा? ये पूरा 0 कब होगा? जब x का कोएफिशिएंट जो है वो खुद 0 हो जाए। ये तो कांस्टेंट है ना। एक तो ये 0 हो जाए। ये 0 होने का मतलब कि b को कंपलसरी 1 होता पड़ता है ना। b को कंपलसरी क्या होना पड़ेगा? b के पास कोई सी नहीं है, b को कंपलसरी क्या होना पड़ेगा? 1। और अगर इसको भी 0 हुआ ये तो c इक्वल टू ये होना चाहिए। और c इक्वल टू इसका मतलब c के पास भी चॉइस नहीं, जो a है वही c को होना पड़ेगा। पर a के पास चॉइस है, a कुछ भी हो सकता है। तो a के पास टोटल कितनी चॉइस है? 10। c के पास कितनी चॉइस है? तो a, क्योंकि जो a है वही c और b के पास भी 1। तो अब कितने बनेंगे? a के पास 10 चॉइस, b के पास 1 चॉइस, c के पास 1 चॉइस। तो 10 into 1 into 1 तो 10 को 1000 क्यूबिक इक्वेशन में से 10 ऐसे क्यूबिक इक्वेशन होंगे जो किससे डिवाइड हो रहे होंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 1। आए समझ में? नेक्स्ट 89 89 देखो ना, सिलेक्शन की बात हो रही है। There are 3 piles of identical red, identical blue, identical green balls. And each pile contains at least 10 balls. कम से कम 10 तो है, 10 से ज्यादा ही हर एक में, पर मिनिमम 10 तो है। So total number of ways of selecting 10 balls. If twice as many red balls as green balls are to be selected. मतलब आप लोगों को कितने बॉल सिलेक्ट करने हैं? 10 बॉल सिलेक्ट करने। क्या कंडीशन दिया हुआ है? रेड बॉल कितने सिलेक्ट होने चाहिए, ग्रीन बॉल कितने सिलेक्ट करते हो उससे डबल, और ब्लू के लिए कुछ भी नहीं है तो आपकी मर्जी जैसे करना। तो ये बोल सकता हूँ अगर मैंने ग्रीन में से अगर x नंबर ऑफ बॉल सिलेक्ट किए तो रेड में कितने करते हैं? 2x, और ब्लू तो कुछ भी हो सकता है, व्हाइट। और ये 2x प्लस वाई प्लस एक्स मतलब कितना हो गया? 3x प्लस वाई को किसके इक्वल होना है? 10, और x एंड y बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसा हो सकता है मैं ग्रीन बॉल सिलेक्ट ही ना करूं, पॉसिबल है ना। तो फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा हो जाएगा, राइट। अब इसका वाली इक्वेशन हमें पता चल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, पर इसमें डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन लगा नहीं पाऊंगा, इसलिए नहीं लगा पाऊंगा तो यहाँ पर 3 की है मल्टीप्लाई। तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, पर ये तो कर सकता हूँ y इक्वल टू 10 माइनस 3x। x को लेके क्या क्या पॉसिबिलिटी? x 0 हो सकता है तो उसमें y को कंपलसरी 10 होना पड़ेगा। x को अगर 1 लिया तो 7 होना पड़ेगा। अच्छा ये कौन सा 1 लिया मैटर करता है?
x1 लिया मतलब ग्रीन आपने 1 लिया है, रेड आपने 2 लिया है, तो मैटर करेगा कौन सा 1 ग्रीन में से लिया, कौन सा 2? क्यों नहीं मैटर करेगा? आइडेंटिकल है। और 2 रखा तो 4, 3 रखा तो 1, 4 रख नहीं पाओगे, नेगेटिव में चले जाओगे। जैसे कि आपके चॉइस ही कितनी आ रही है? 4 चॉइस आ रही है। ये 4 चॉइस मिलके आप लोगों के पास वो 10 बोल का हो सकते। तो डायरेक्टली अगर है जो जीरो इज एडमिशन वाला नहीं लगा इसमें n प्लस r माइनस 1 c ऑफ r माइनस, तो उसका रिजल्ट क्या था? ये 3 मल्टीप्लाई में था, तो हम डायरेक्टली लगा नहीं पाए, है ना? बस इसमें मैंने बता दिया। फिर 104 ये तो वो वाला कंसेप्ट नहीं होगी, और डिवाइडर कैसे समझते थे? आपको टोटल डिवाइडर ढूंढना तो हम क्या करते थे? किसी भी नंबर का उसको प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लेते थे, फिर उसको सिलेक्शन के लिए सिमिलर कंसेप्ट वाला कंसेप्ट यूज कर लेते थे। यहाँ प्रोबेबिलिटी प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड कर दिया हुआ है। देन द नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ a raised to m, तो a अगर m टाइम्स है तो उसका कितनी चॉइस है? m प्लस 1, b एक ही बार है तो b के पास कितनी चॉइस है? 2, c के पास 2, d के पास 2, और ऐसे कितने नंबर है? क्वेश्चन में सबसे पहले मेंशन इज द n प्लस 1 नंबर, तो एक को अगर हटा दो तो बाकी n नंबर्स होंगे। तो b 2 बार, c 2 बार, d 2 बार, 2 बार में 2 चॉइस, ऐसे कितनी 2 टाइम्स आएगा? n टाइम्स, क्योंकि a को हटा रहे हैं ना, a को गिन के n प्लस 1 था, तो a के पास कितनी चॉइस थी? a के पास कितनी चॉइस? m प्लस 1, बाकी सबके पास कितनी चॉइस? 2, और ऐसा कितने टाइम? n टाइम। तो m प्लस 1 इंटू 2 रेज़ टू n, ये आप लोगों का आंसर है। पर इसके अंदर एक पॉसिबिलिटी ऐसी भी होती है मैंने कुछ भी सिलेक्ट ना किया हो, तो कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट कौन आपका डिवाइडर हो जाता है? 1। कुछ भी सिलेक्ट नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट कौन डिवाइडर है? 1। तो नहीं, अब उन्होंने बोला है कि आपको 1 को एक्सक्लूड करना है ना? We already said then that number of different factors of a raised to m b c d is, नहीं ऐसा नहीं बोला सॉरी, अच्छा ब्रैकेट लिखना, अदर देन 1, तो अदर देन 1 तो 1 वाला हटाना पड़ेगा, तो माइनस इसमें लोगों ने फैक्टराइज करके दिया लोगों को, प्राइम फैक्टर्स निकाल के क्वाड्रुपल्स का मतलब कि जैसे 4 का पेयर, जैसे 2 का पेयर होता है तो ए बी बोलते हैं, 3 का होता है तो ट्राइपल्स बोलते हैं, 4 का है तो क्वाड्रुपल्स में जैसे क्वाड्रेंट, क्वाड्रेटिक क्वाड्रा वर्ड बेसिकली ग्रीक वर्ड है जब 4 यूज होता है, तो यहाँ पर क्वाड्रुपल्स में 4 का पेयर है ना, ए बी सी डी। 105 देखो थोड़ा बहुत जो अभी हमने किया था ना 112 वाला वैसा ही है, इसमें थोड़ी ज्यादा कंडीशन दे रखी है। 105 का नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ax² + bx + c सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने हैं विद द गिवन कंडीशन, और वो कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन एबीसी आर डिस्टिंक्ट, एबीसी तीनों अलग अलग होने चाहिए। अगर पहली कंडीशन ही लेके अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने तो कितने बनेंगे? कि पहले ए बी से डिस्टिंक्ट होने चाहिए तो टोटल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने बनेंगे? ए के पास कितनी चॉइस? n, और 0 रखोगे तो फिर क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, तो 9। बी के पास 10, बी के पास 10, अच्छा डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट है तो बी के पास भी 9, बी भी हो सकता है, और सी के पास 8। तो अगर सिर्फ पहली कंडीशन होता तो मेरे पास आंसर होता 9 × 9 × 8, बट उन्होंने अब एक्स्ट्रा कंडीशन डाली, मतलब टोटल पॉसिबिलिटी कम होती जाएगी। क्या है सेकंड पॉसिबिलिटी? x + 1 शुड बी डिवाइड बाय पॉलिनोमियल, डिवाइड द पॉलिनोमियल,
तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c x प्लस 1 से डिवाइड होना चाहिए। अब x प्लस 1 से डिवाइड होना चाहिए तब किससे मल्टीप्लाई करोगे? x से। तो क्या होगा ये ax स्क्वायर प्लस है, सब्ट्रैक्ट करेंगे ये कट, यहाँ से क्या कॉमन x, क्या रहा वापस किससे मल्टीप्लाई? b माइनस 1 से, तो यहाँ पर b माइनस 1x है ना, तो किससे मल्टीप्लाई? तो b माइनस 1x प्लस b माइनस 1, फिर वापस सब्ट्रैक्ट, तो ax स्क्वायर प्लस, तो फिर यहाँ पर ax होगा ना, तो फिर ax होगा तो x कॉमन निकालूंगा तो b माइनस है, तो यहाँ पर b माइनस, तो यहाँ पर b माइनस है इंटू एक्स प्लस b माइनस, ठीक है। b माइनस ax होगा ना, वो ax स्क्वायर लाना होगा। अब सब्ट्रैक्ट किया देखा क्या रहा फिर c माइनस b प्लस, ये c माइनस b प्लस क्या है हमारा रिमाइंडर, इसको क्या होना चाहिए? 0, क्योंकि x प्लस 1 को डिवाइड होना चाहिए। तो c माइनस b प्लस a को 0 होना चाहिए, मीन्स a प्लस c को किसके इक्वल होना चाहिए? b के इक्वल। इनडायरेक्टली b के पास चॉइस ही नहीं है, क्योंकि जो a और c का एडिशन होगा वही b को होना पड़ेगा। चॉइस किसके पास? a और c के पास चॉइस है, पर उसमें भी कौन कौन सी चॉइस चलेगी, क्या सारी चॉइस चलेगी वो देख लेते हैं। तो थर्ड में आप कंडीशन देखिए, एबीसी आपको लेना कहाँ से? 1 2 3 अप टू द 199, राइट। तो देखो बी भी होना चाहिए उसी 1 से लेकर 199, तो हम ये नहीं बोल सकते कि ए के पास 199 चॉइस है और सी के पास भी 199 चॉइस। अगर ऐसा होता तो मान लो ए के पास अगर 199 चॉइस और मैंने ए को 100 सिलेक्ट कर लिया और सी को मैंने 101 सिलेक्ट कर लिया, तो दोनों का एडिशन कितना है? 201। वो है ही नहीं बी के पास, क्योंकि सामने 1 to 199 तक ही जाना है। तो हम ये नहीं बोल पाएंगे कि ए के पास 199 चॉइस और सी के पास भी 199 चॉइस। आपको ये भी तो देखते जाना पड़ेगा वो दोनों का एडिशन 199 से बड़ा ना हो जाए, करेक्ट। तो फिर अगर हम लोग ये चेक करें कि ए को मैंने अगर कंपल्सरी 1 लिया तो सी के पास कितनी चॉइस है? कितनी? 190। क्या नहीं ले सकता है? 199 नहीं ले सकता है ना, बाकी 1 से लेके 198 तक चॉइसेस है। अब डिस्टिंक्ट भी इसको भी काउंट करना पड़ेगा। अभी डिस्टिंक्ट नहीं काउंट करेगा हमारे पास 198 चॉइस है, बट क्वेश्चन के हिसाब से डिस्टिंक्ट है तो 1 आप नहीं ले सकते, वो भी देखते जाओ। तो कितनी चॉइस है? 197। अब ए को 2 रखा तो 2 नहीं ले सकते हो, बाकी तो सब ले सकते हो, और बाकी सब ले सकते हो मतलब आगे से सब ले सकते हो। 1 3 पर पीछे कहां तक जाना पड़ेगा? 197 तक। तो 1 से लेके 197 में टोटल 197 नंबर, तो वो आप 2 कंसीडर नहीं कर पा रहे, तो कितनी चॉइस? 196। जब 3 लोग एक बार पैटर्न देख लेते हैं, फिर सारे तो लिखने नहीं बैठेंगे अपने, पर एक पैटर्न समझ आ जाएगा अपने को। 1 2 फिर 4 से चालू होगा तो कहां तक जा पाओगे? तो 196 से 3 बीच में खड़ी है 190। एक कम होता जा रहा है, एक रिड्यूस होता जा रहा है। जब एक रिड्यूस होते जाओगे बढ़ते जाओगे, जब यहाँ पर 99 आना होगा तो यहाँ पर आप 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, मैक्सिमम कहां तक जा सकते हो? 98 जा सकते हो। 99 नहीं ले पाओगे तो 99 लिया, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। 100 ले सकते हैं ना। तो 1 से लेके 100 में से कौन सा नहीं ले रहे? 99। तो एक चॉइस कम हो गई तो क्या हुआ? 99। फिर जब यहाँ पर 100 दिया तब क्या होगा? 1 से लेके फिर कहां तक ले पाओगे? 99 तक। फिर 100 ले नहीं पाओगे, वैसे भी बड़ा हो जाएगा, बट 99 तक ले पाऊंगा। तो कितनी चॉइस आएगी? अब आपको पैटर्न समझ आ रहा है कैसा हो रहा है? 101 लोगे तो क्या होगा? 101 लोगे तो कहां तक जा पाओगे? 98। तो कितनी चॉइस हुई?
अब वो रिपीटेशन का तो सवाल ही नहीं होता क्योंकि 101 तो ऐसे ही नहीं लेने वाले। तब आपकी आपको पैटर्न समझ आया। 197 से रिड्यूस होना चालू हुआ, रिड्यूस होते 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 कहां तक गया 99 तक, फिर 99 एक बार रिपीट हुआ और फिर एक एक रिड्यूस होना चालू हुआ। कहां तक जाएगा फिर लास्ट में 1 तक। 1 कब होगा चॉइस जब ए को क्या ले लेंगे 198, तो बी के पास एक ही चॉइस होगा 1 और कोई चॉइस ही नहीं होगा, राइट। तो आपको 197 से लेके 1 तक का एडिशन करना है, जिसमें 99 दो बार है, एक बार का 99 साइड कर देते हैं। क्यों? बिकॉज इनडायरेक्ट इसका मतलब ये हुआ ना कि 1 से लेके मुझे कहां तक एडिशन करना है 197 तक और फिर अलग से प्लस 99 करना होगा। जो 1 से लेके 197 तक एडिशन करना है, सिग्मा एन की डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है n into n plus 1 डिवाइड बाई 2, है ना। तो आपका आंसर आना चाहिए 197 into 99 plus 97। तो टोटल तो 97 से 62 पर पीछे 1 आंसर आना चाहिए। नाइन 63 होगा, 63 प्लस 9 के लास्ट में 2 आना चाहिए। तो मतलब ये और भी तो कंफर्म नहीं है, या तो सी होगा और अगर इसका कैलकुलेशन 19062 नहीं है 19602 नहीं है तो फिर डी होगा, बट सी आ रहा होगा 19602। इस क्वेश्चन की मिस्टेक बताता हूँ मैं। सारे बच्चों को जहाँ मिस्टेक करते हैं वो यहाँ मिस्टेक करते हैं, उनको वो 3-4 करते हैं तो उनको पैटर्न ऐसा ही लगता है कि एक एक कम होते जा रहे हैं, तो डायरेक्टली 197 से लेके कहाँ तक ऐड करके आ जाते हैं 1 तक। उनको ये नहीं ध्यान में आता कि 99 दो बार आएगा, जब मिडिल टर्म आता होगा तो तब 99 दो बार आएगा। तो वो बस इस क्वेश्चन का लूपहोल था, अगर ध्यान में नहीं रहा वो तो फिर आंसर गलत आ जाएगा। एक बार जब पैटर्न बनाऊं तो हमेशा आपको एक बार मिडिल टर्म जब पहुंचेगा मिडिल टर्म के आजू बाजू तब एक बार चेक कर लेना है। और कुछ 101 101 वैसे तो ये 101 जो क्वेश्चन है ना वो आप लोगों का जो सेकंड चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें रिलेशन का छोटा कंसेप्ट है। फंक्शन मैंने आपको बताया क्या होता है फंक्शन। फंक्शन को डिफाइन कर तो कैसे करो, किसी को समझाना है फंक्शन तो कैसे समझाओगे, मशीन कुछ नहीं बोलना है, क्या बोलना है मशीन। हर मशीन में क्या होता है इनपुट, हर मशीन क्या देता है आउटपुट, इनपुट होता है वो और जो आउटपुट आता है वो और फोटोमेन क्या होता है यूनिवर्सल है। कितने टाइप के फंक्शन होते हैं मेनली तो 4 टाइप के फंक्शन होते हैं। कौन कौन है 1 to 1 many to 1 into and on to 1 to 1 का दूसरा नाम 1 to 1 का दूसरा नाम इंजेक्टिव और ऑन टू का दूसरा नाम और जो दोनों होते हैं बाइजेक्टिव। मैं यहाँ पर एक वेन डायग्राम बना रहा हूँ। 1 का आंसर 6 दिया है, 2 का आंसर 5 दिया है, 3 का आंसर 6 दिया है, 4 का आंसर 7 दिया है। कौन से टाइप का फंक्शन है? फंक्शन इज फ्रॉम ए टू बी है ये 1 to 1 फंक्शन है कि मेनी टू 1 कैसे पता चला 1 और 3 पे सेम आंसर है, इनपुट बदला बट आउटपुट सेम रहा, तो ये मेनी टू 1 हुआ। ऑन टू है या इनटू है कैसे रेंज है सबसेट ऑफ कोडोमेन। इसमें कोडोमेन में कौन कौन है ये कोडोमेन होता है ना 5 6 7 8 रेंज में फिर कौन कौन है दोनों सेम नहीं है तो कौन सा फंक्शन इनटू रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन इनटू फंक्शन
सही है, राइट। अब ऐसा दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, 1 का आंसर 2 दिया है, 2 का आंसर 5 दिया है, 3 का आंसर 7 दिया है और 4 का आंसर कुछ दिया ही नहीं है। सपोज चलो 4 से हटा देता हूँ, 1 2 3 5 6 ये कौन सा फंक्शन है? 1 to 1 इंटू या 1 to 1 क्योंकि जो कोडोमेन है वही आपका रेंज है। अब ऐसे दिया हुआ है 1 2 और यहाँ पर दिया 3 4 5, फिर 1 के सामने 3 आंसर दिया, 1 के सामने 4 आंसर दिया, 2 का आंसर 5 दिया। ये कौन सा है? ये मिनी टू 1 थोड़ी होता है। मिनी टू 1 क्या होता है? दो अलग अलग इनपुट के लिए सेम आंसर, मतलब एक ही इनपुट के लिए ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता। ये 1 to many हो गया, ये 1 to many। ऐसा कोई मशीन पॉसिबल है कि आप सोचो ना कि जिसके अंदर मैंने मार्कर बनाने की फैक्ट्री चालू किया था ना 2 दिन पहले, है ना, तो मैंने सब प्लास्टिक के सिर्फ डाल है, ऐसा हो सकता मशीन मुझे प्लास्टिक का भी ये केक बना के देगा या बॉडी बना के देगा और वो स्टील का भी बॉडी बना के देगा। डाला मैंने से प्लास्टिक के सिर्फ पॉसिबल है, क्योंकि एक इनपुट पे 2 आउटपुट कैसे मिल सकते? ऐसा कभी मशीन ना बना है ना बन पाएगा, है ना। इसलिए ऐसा कोई फंक्शन नहीं हो सकता, कोई आपको कोई भी फंक्शन एक ही टाइप का नहीं हो सकता। कौन सा? 1 to 1। और फंक्शन जिस मैथमेटिशियन ने बनाया उसने तो बोल दिया कि भाई 1 to many नाम का फंक्शन नहीं होगा, बट अब मैथमेटिशियन तो कहते हैं कि हर चीज की जरूरत पड़ी तो उनको जरूरत पड़ी 1 to many, तो फंक्शन तो हो ही नहीं सकते, ऐसा मशीन तो नहीं बना पाएंगे, तो उन्होंने रिलेशन बनाया। तो पिक्चर में आया रिलेशन। द ओनली डिफरेंस बिटवीन द रिलेशन एंड फंक्शन इज फंक्शन शुड नेवर बी 1 to many और रिलेशन कुछ भी हो सकता है। रिलेशन 1 to 1 भी हो सकता है, रिलेशन many to 1 भी हो सकता है, रिलेशन 1 to many भी हो सकता है, राइट। अगर अब रिलेशन को जैसे हम बोलते हैं ना फंक्शन इज फ्रॉम ए टू बी, वैसे रिलेशन कैसे लिखते हैं? ए आर बी, आर इज फॉर रिलेशन, रिलेशन इज फ्रॉम ए टू बी, ये भी फंक्शन इज फ्रॉम ए टू बी, पर लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। ये डोमेन है और आपका इनपुट यहाँ से बिलोंग करेगा, आपका आउटपुट यहाँ से बिलोंग करेगा, मतलब ये आपका कोड डोमेन है, ठीक है। ए आर बी अच्छे से ध्यान देना, फिर वापस से सेकंड चैप्टर इनसे कैसे मान लो सेकंड चैप्टर हो गया, फंक्शन उस दिन बता दिया मैंने, रिलेशन आज बता देगा, तो आपका सेकंड चैप्टर भी हो जाएगा, कुछ तो ज्यादा कुछ दिया नहीं, तो ध्यान देना लिखते कैसे। तो ए आर बी एक रिलेशन को डिफाइन किया जा रहा है जिसमें ए सपोज मुझे दिया हुआ है 1 2 3 4 और बी सपोज मुझे दिया हुआ है 4 5 6, ठीक है। एक्स कोमा वाई, एक्स आपका इनपुट होगा, वाई आपका, there is a relation is given y equal to x where x belongs to a and y belongs to b। वैसे ये लिखा नहीं भी हो तो ठीक है ना, इनपुट कहाँ से होगा? ए में से, आउटपुट कहाँ से होगा? बी में से। जैसे लिखा हो तो अच्छी बात है, नहीं लिखा हो तो हमें समझ जाना होगा, ठीक है। इस रिलेशन का आंसर क्या होगा? वाई और एक्स सेम है, मतलब आपका आउटपुट और आपका इनपुट सेम है, तो आपके रिलेशन के अंदर क्या क्या आंसर है? 1 डालोगे तो 1 आएगा, बट 1 से इसमें से है ही नहीं, तो दे नहीं पाऊंगा, तो मेरे पास आंसर में आएगा ही 1। मेरे पास इस रिलेशन का सिर्फ आंसर है 4। मैंने किसी ए आर बी के लिए, मतलब ए टू बी के लिए रिलेशन को चेंज किया। अब मैं लेता हूँ y इक्वल टू x प्लस 1, x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, तो आपके आंसर में कौन कौन आएगा? 3,4 आएगा और 4,5 आएगा, सही। और एक रिलेशन दिया x, y where y is x is less than equal to y, where x belongs to a and y belongs to b। तो आंसर में क्या क्या आएगा? x को y से छोटा होना है, 1 4 चलेगा, 1 5 भी चलेगा, 1 6 भी चलेगा, 2 4 2 5 2 6, वैसे 3 4 3 5 3 6 और 4 के साथ 4 4 4
4 5 4 6, ठीक है ना। अब ये जो आया बना, इसमें इनपुट कौन है, मतलब डोमेन कौन है, रेंज कौन है इस रिलेशन के लिए, डोमेन। अभी तो जो आंसर है उसकी तो इस रिलेशन के लिए डोमेन कौन है 4, रेंज कौन है 4, इसके लिए डोमेन कौन है 3 और 4, और रेंज कौन है, इसके लिए डोमेन कौन है 1 2 3 4, और रेंज कौन है 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है। बट ये जो इस रिलेशन का जो आंसर है ना, उसके रिलेशन में हो सकता है, फंक्शन में नहीं हो सकता है। क्यों? तो यहाँ पर इनपुट एक था, आउटपुट 3 है, एक इनपुट 3 आउटपुट, ऐसा सिर्फ कहाँ हो सकता है, ऐसा फंक्शन में। ये मेन डिफरेंस होता है, बाकी डोमेन रेंज वो डोमेन सेम जैसे होता है, ठीक है। अब ये जैसे ए और बी है, एक चीज हमने सेट में पढ़ा था, याद होगा तो आपको, कार्टेशियन प्रोडक्ट याद है, किसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, जब दो सेट को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर सेट कौन है, ए और बी को अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 2 3 4 का मल्टीप्लाई किसके साथ, 4 5 6 के साथ। तो इस ए और बी के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे और कौन कौन होंगे, ए और बी को क्या होगा 1 4 1 5 1 6 चलता रहेगा। वैसे 2 के साथ 2 4 2 5 2 6, 3 के साथ 3 4 3 5 6 6, 4 के साथ भी 4 4 4 5, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे 12 है ना। इसके 4, इसके 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए और बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, तो कितना देगा 12 एलिमेंट्स बनेंगे। अब इसके पावर सेट में क्या होगा, पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट। ऑल सबसेट में कौन कौन आता है, नल सेट आता है, फिर सिंगल सिंगल एलिमेंट आएंगे, 1 4 5 एलिमेंट बना, फिर 1 5 का बनेगा, फिर 1 6 का बनेगा, फिर 1 1 की जोड़ी, 2 2 की जोड़ी, 3 3 की जोड़ी, 4 4 की जोड़ी, चलता रहेगा, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे 2 12 एलिमेंट, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे 2 ठीक है। अब देखो, अब मुझे कोई पूछे कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना बना सकता हूं मैं ए टू बी के लिए, ए टू बी के लिए मैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बना सकता, जैसे ये रिलेशन बनाया था मैंने, ये दूसरा बनाया, ये तीसरा बनाया, ऐसे में मैक्सिमम कितने रिलेशन बना होगा। आप जैसे जैसे रिलेशन चेंज करते चलो तो आपका आंसर बदलना है, बट ये जो भी आंसर आएगा होगा तो कोई ना कोई एक सबसेट। जैसे इसके अंदर एक पेयर कभी ना कभी 4 4 भी बना होगा ना, जब 12 एलिमेंट में 4 4 का भी पेयर बना होगा। जब सबसेट लोगे तो जब सिंगल एलिमेंट सिलेक्ट करोगे तो उसमें कभी 4 4 भी तो सिलेक्ट हुआ होगा। जब 2 2 की जोड़ियां बनाओगे तो कभी ना कभी 3 4 4 5 की तो जोड़ी बनी होगी। एक टाइम ऐसा है जब आप 12 के 12 एलिमेंट ले लो, तो मैं बोल सकता हूँ मैं कोई भी रिलेशन बना लूं और उसका जो आंसर आएगा वो इसके बाहर तो नहीं जाता होगा, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ ले रखा आपने, कुछ नहीं छोड़ा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशन कितने बना सकते, मैक्सिमम इसी तरह से बन ही नहीं पाएंगे, राइट। तो ये आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशन हो गया या टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हो गया। तो इसका ये 2:12 हुआ क्या, 2⁴ into 3, ये 4 क्या 2⁴ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। इसलिए मुझे बता दें 4 और 3 तो 4 into 3 12 कर लिया, तो मुझे यहाँ से टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की फॉर्मूला पता चल गई। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन on A to B is always equal to 2⁴ number of elements in A into number of elements in B। समझ आया कैसा है ये? तब आप लोगों को जो क्वेश्चन आप लोगों को पूछा था 101 वही है। X is a set containing how many elements? n elements। और Y के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? n एलिमेंट्स है। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम X to Y, तो 2⁴ n into n, तो 2⁴। तो बेसिकली रिलेशन का ही कंसेप्ट है, तो ठीक है, इसको ध्यान में रखो।
ये आपका सेकंड चैप्टर लेसन 103। एक बार 103 अभी के लिए छोड़ दो ना, वहां बाजू में लिख दो बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम करोगे तो तुरंत समझ आ जाएगा, वरना सिर्फ पीएनसी से करने जाओगे तो बहुत लंबा पड़ेगा। तो अभी के लिए वहां लिख दो बाइनोमियल। आपको क्या पूछा है, क्वेश्चन समझ आया? मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि ये कभी भी डिविजन बाय 4 हो ही नहीं सकता, ऐसा हो सकता है पर ऑड नंबर में उसका पावर ऑड होगा, 3 का पावर ऑड होना चाहिए, तो 3 का 2 का पावर ऑड सही। बट वो क्यों ऐसा होना चाहिए, कोई भी बोला किया तो फिर ट्रायल एंड एरर कर सकते हैं। बट अगर उसको सही से समझना है तो बाइनोमियल थ्योरम करेंगे तो ज्यादा 103 98 देखो ना 90 क्वेश्चन में क्या दिया, 90 वाले क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 नंबर्स फ्रॉम द सेट 1 2 3 4 अप टू द 3n। 2 नंबर सिलेक्ट करना है कहां से, 1 से लेके 3n तक। वैसे तो मैंने बोला कि इसमें n की वैल्यू रख लेना चाहिए आपको, बट मैं इसको n को रखे बिना मैं आपको समझा रहा हूँ। n को रखे तो समझना हो जाएगा, बट लॉजिकली क्या करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में, कितने डिविजिबल चाहिए तो आपको क्या करना है। जैसे 3 से डिविजिबल चाहिए तो आपकी जितने भी नंबर होंगे ना उसको तीन ग्रुप में डिवाइड कर लो, 3 के डिफरेंस में, क्योंकि 3 से डिविजिबल चाहिए, राइट। अगर 5 से डिविजिबल चाहिए होता तो मैं 5 के डिफरेंस पे ग्रुप बनाता। जैसे 3 के डिविजिबल है तो मैं पहला ग्रुप मेरा होगा 1 4 7 10, फिर दूसरा ग्रुप होगा 2 5 8 11, तीसरा ग्रुप होगा 3 6 9 12। 3 ग्रुप बनेंगे तो उसके बाद 4 तो इसमें आ गया होगा। कितने ग्रुप बने, तीनों के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, अगर टोटल 3 है तो हर एक में एलिमेंट्स होंगे, इसमें एलिमेंट, इसमें एलिमेंट और इसमें एलिमेंट। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछे कि यू टू सिलेक्ट द 2 नंबर्स, यू टू सिलेक्ट 2 नंबर्स एंड so that their sum is divisible by 3। आपको 2 नंबर सिलेक्ट करना है और दोनों नंबर का जब आप एडिशन करोगे तो 3 से डिवाइड होना चाहिए। इसमें कोई भी ऐसा ग्रुप दिख रहा है आपको 3 में से कि उस ग्रुप में से कोई भी 2 नंबर उठा लो, कोई भी 2 नंबर वो हमेशा 3 से डिविजिबल हो गए। फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड होगा ना, थर्ड तो सारे नंबर किसके मल्टीपल है, 3। तो हर नंबर का 3 का मल्टीपल है तो उसका एडिशन भी तो 3 का मल्टीपल होगा ही। और यहाँ पर टोटल कितने नंबर है, n। तो ये तो पक्की बात है कि इस n में से कोई भी 2 नंबर उठाऊंगा तो मेरा काम होगा ही होगा, राइट। या तो कोई भी 2 नंबर उठा लो, कोई भी 2, उनका एडिशन 3 का मल्टीपल होगा क्योंकि हर नंबर 3 के मल्टीपल है। अब ये दोनों ग्रुप बाकी रहेंगे, इन दोनों ग्रुप को लेके क्या होगा, इसमें से कोई भी 2 नंबर लोगे तो काम बनेगा। 1 4 लिया, 1 7 लिया, 1 10 लिया, 4 7 लिया, बनेगा नहीं बनेगा, राइट। क्योंकि आपने जो चालू किया पहला नंबर ही जब 3 का मल्टीपल लिखो तो 3 के डिफरेंस में कोई भी नंबर कैसे 3 का मल्टीपल हो सकता है, कि 3 का डिविजिबल होने के लिए 3 का गैप होना चाहिए, और वो पहला नंबर 3 का मल्टीपल होगा तो ना, ये 3 का मल्टीपल है नहीं है तो कोई भी नंबर नहीं होगा, ये 3 का मल्टीपल है तो कोई भी नंबर नहीं होगा। तो आप यहाँ से कोई भी 2 नंबर लोगे तो आपका काम नहीं बनेगा, आप यहाँ से कोई भी 2 नंबर लोगे तो आपका काम नहीं बनेगा। बट आप एक नंबर यहाँ से लोगे और एक नंबर यहाँ से लोगे तो हमेशा काम बनेगा। फिर आप 1 4 1 2 लोगे तो भी चलेगा, 1 + 5 लोगे तो भी चलेगा, 7 + 2 लोगे तो भी चलेगा, 7 + 8 लोगे तो भी चलेगा, राइट। जैसे कि मैं यहाँ से कोई एक ले सकता हूँ, कौन सा कोई भी, बट उसके साथ आपको इस n में से कोई एक लेना पड़ेगा।
करेक्ट। आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, NC2 प्लस NC1 इंटू NC1। NC2 को कैसे सोल्व करते हैं, n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 और NC1 इंटू NC1। n स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 2n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर 3n स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या होगा, सॉरी 1 माइनस n, 3n स्क्वायर माइनस n डिवाइडेड बाई। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिससे डिवाइड करना उसके ग्रुप, उसके रिएक्ट में आप लोग ग्रुप बना लो, काम हो जाएगा। और कोई रह गया, 108 बताओ। ठीक है, DPP4 का क्वेश्चन, DPP4 का 52 और ये सेम है। तो क्या बोला आपको, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 कितना चाहिए, 15 से बड़ा पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो क्या होगा, कहां चलो, तो 16 बॉल को 3 बॉक्स में डालना है, 3 बॉक्स में से कोई भी बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए, तो पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो 0 इज नॉट एक्सेप्टेबल। n माइनस 1 C ऑफ R माइनस, एक बार 16 के लिए, एक बार 17 के लिए, एक बार 18 के लिए, एक बार 19 के लिए, एक बार 20। हाँ फिर जो आएगा 3 नहीं 4 5 16 17 18 19 20, फिर जो आंसर है उसका एडिशन। उसमें भी कहीं पर प्रॉपर्टी लगती होगी तो प्रॉपर्टी लगाएंगे, जैसे 16 जब रखोगे आप कौन सा शॉर्टकट यूज करने वाले हो, n माइनस 1 C ऑफ n 16 से चालू हो रहा है, 16 माइनस 1 बॉक्स हमेशा 3 ही है, x1 x2 x3, तो 15 C2, फिर 17 रखोगे तो 16 C2, फिर 18 रखोगे तो 17 C2, 19 रखोगे तो 18 C2 और 20 रखोगे तो। अगर यहाँ पर वो एडिशन वाली प्रॉपर्टी अगर यूज हो सकती है तो करने की ट्राई करेंगे, बट होगा नहीं यूज, क्योंकि उसके लिए ऐसे होता है ना, NC ऑफ R प्लस NC ऑफ R माइनस 1 होगा तो n प्लस 1 क्या होगा, उसके लिए ये सेम होना चाहिए, ये कंसेक्यूटिव होना चाहिए, पर उल्टा हो रहा है, नीचे सेम दिया है ऊपर कंसेक्यूटिव दिया है, उसको आप चेंज भी नहीं कर पाएंगे, तो फिर तो नॉर्मल सॉल्व करना पड़ेगा। 98 नंबर ऑफ पॉजिटिव अनइक्वल इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। आपको x प्लस y प्लस z 6 चाहिए, बट यहाँ पर आप डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन वाला कंसेप्ट नहीं यूज कर पाओगे, इसलिए नहीं कर पाओगे बिकॉज वहां पर आप लोग x y z में से दो सेम भी होगा तो चलता है, यहाँ पर मना कर दिया है, यहाँ पर मना कर दिया है। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि मेरे पास टोटल 6 बॉल्स है, मुझे 3 बॉक्स में डालना है। 98 में नंबर ऑफ पॉजिटिव अनइक्वल इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x प्लस y प्लस z इक्वल टू 6, क्योंकि 6 बॉल को 3 बॉक्स में डालना है। 0 इज नॉट एडमिसिबल क्योंकि पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन बोला है, और ये भी बोला है कि सेम नंबर ऑफ बॉल आप बॉक्स में नहीं डाल सकते, तो यहाँ पर एक डाल तो आप यहाँ पर एक बॉल नहीं डाल पाओगे। नंबर ऑफ अनइक्वल पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, अगर एक अनइक्वल नहीं यूज हुआ होता तो मैं कौन सा शॉर्टकट यूज कर लेता, मतलब वन का फॉर्मूला होता है n माइनस 1 लगा लेता, 0 इज नॉट एडमिसिबल क्योंकि पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, पर यहाँ नहीं कर पाओगे। यहाँ पर आप लोगों को मैन्युअली काउंट करना पड़ेगा, अनइक्वल भी है, तो यहाँ पर क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 3 की जोड़ी और कोई पॉसिबल है जिसका एडिशन 6 भी हो जाए, तीनों अनइक्वल भी और पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन भी है, कोई नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस 3 में से कोई एक जगह पर आप एक बॉल डालने वाले, कोई एक बॉक्स में आप और कोई एक बॉक्स में, पर वो एक बॉल आप कहाँ डालोगे, इसमें भी डाल सकता हूँ, इसमें भी डाल सकता हूँ, मतलब क्या पॉसिबिलिटी कैसे होगी, 1 2 3 की पॉसिबिलिटी हो सकती है, 1 3 2 हो सकता है, 2 1 3 हो सकता है, 2 3 1 हो सकता है, 3 1 2 हो सकता है, 3 2 1 हो सकता है,
मतलब 3 फैक्टोरियल हो गया, 3 को अरेंज करना है, तो व्हाट इज आंसर 3 फैक्टोरियल। तो मेरी सब इजी में हमें बोला गया कि a shopkeeper sells 3 varieties of perfume and he has a large number of bottles of the same size of each variety in his stock. एक शॉपकीपर है जो कितने अलग अलग वैरायटी का परफ्यूम बेच रहा है? 3, और हर वैरायटी को बहुत सारी बोतल है, ठीक है। There are 5 places in a row in his showcase. उसके शोकेस में डिस्प्ले करने के लिए कितने प्लेस है? 5 प्लेस है। बाकी अब सबको तो डिस्प्ले करने की, तो बाकी तो गोडाउन में पड़ा हुआ, डिस्प्ले में उससे कितने प्लेस? उसके 5 प्लेस है, राइट। द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ डिस्प्लेइंग द 3 वेराइटीज ऑफ परफ्यूम्स इन द शोकेस। पूछा कि नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ डिस्प्लेइंग द 3 वेराइटीज ऑफ परफ्यूम। अगर आप सोचो आप वो दुकान वाले हो, आपको डिस्प्ले में रखना और आपके 3 वेराइटीज ऑफ परफ्यूम है, जिस डिस्प्ले में आप रखना है तो उसमें 5 जगह है, और आप डिस्प्ले में ऑब्वियसली सारे रखना चाहोगे, कोई भी कस्टमर है तो उसको दिखने चाहिए ना कि हम 3 परफ्यूम लेके बैठे हुए हैं। तो अगर आपको रखने होंगे तो कितने वैसे रखोगे, ये पूछा। 5 प्लेस 3 परफ्यूम, 5 प्लेस 3 परफ्यूम, ये 5 प्लेस है, और मेरे पास A टाइप का एक परफ्यूम है, B टाइप का परफ्यूम है, C टाइप का परफ्यूम, और ये मुझे 5 प्लेसेस में रखना, तीनों परफ्यूम कम से कम एक तो रखना ही है डिस्प्ले में। और केसेस बनाने पड़ेंगे, कैसे? 3 परफ्यूम 5 प्लेस, पहले हम सिलेक्ट करेंगे जिसमें है ना जो तीनों रिपीट हो रही होगी। सही है। बोले आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ पर केसेस बनाने पड़ेंगे। कैसे केसेस बनाने पड़ेंगे? कि भाई इसलिए केसेस बनाने पड़ेंगे बिकॉज अगर तीनों के एक रखने के बाद भी मेरे पास 2 प्लेस खाली रहते हैं, वो हो सकता है कि जो 2 खाली रहे उसमें मैं 2 सेम परफ्यूम डाल दूं। मतलब ऐसा हो सकता है कि ये पॉसिबिलिटी जिस बता रहा हूँ, 3 A रख दिए, 1 B C रख दिया, हो सकता है 2 A रखा, 2 B रखा, 1 C रखा, और कोई पॉसिबिलिटी? 3 वो आई गई, बट 3 और 3 2 3 एक की जोड़ी, मतलब वो तो ठीक है, चेंज करेंगे, एक ही जगह पर B हो सकता है, और 2 2 1 की जोड़ी, और कोई? यही तो हो सकते हैं, राइट। पर यहाँ पर आप किसी एक को 3 रखना चाहते हो, किसको? तो पहले मैं सिलेक्ट करूंगा, 3 की बात, एक सिलेक्ट करूंगा जिसको मैं कितनी बार रख रहा हूँ? 3 बार। इस रिचुअल किससे किसको मैं 3 बार रखना चाहता हूँ? तो सपोज मैं 1 को रखना चाहता हूँ, तो ये 5 है, 5 जगह 5 प्लेस और ये 5 को अरेंज करना, तो मैं क्या करूंगा? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, y डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, और 3 मिल रही है। फिर यहाँ पर किसी 2 को अब 2 रखना चाहता हूँ, किसको? किसी भी 2 को, तो 3 3 में से कोई 2 सिलेक्ट किए जिसको मैं 2 2 रखूंगा, और 1 को 1 रखूंगा, उसको अरेंज करूंगा, 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इनटू, तो 5 फैक्टोरियल 120 120 बाई 6 6 और 20 20 into 3 60,
120/4 तो 30, 30 into 3 90, 90 plus 60 150। तो आपके पास 150 हुए। बाकी 114 हमने कर लिया था लास्ट क्लास में, डिसअरेंजमेंट वाला है ना। ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन समझ में आते हैं ना आप लोगों को कैसे करना होता है। ये जो लास्ट वाले जो क्वेश्चन है इसको असर्शन रीजन या तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बोलते हैं। उसका मतलब इसमें ऑप्शन कैसे, तो इसमें ऊपर वो इंस्ट्रक्शन दिया नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसमें 4 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। सेकंड ऑप्शन स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। मतलब दोनों ट्रू है बट स्टेटमेंट 1 का स्टेटमेंट 2 से कोई लेना देना नहीं। थर्ड स्टेटमेंट 1 is true, statement 2 is false। फोर्थ स्टेटमेंट 1 is false, statement 2 is true। इसमें दोनों false वाला ऑप्शन ही नहीं होता। तो आपको इसमें सबसे पहले किसको चेक करना चाहिए हमेशा? स्टेटमेंट 2। क्यों? बिकॉज स्टेटमेंट 2 हो सकता है कि फिर स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन बने और हो सकता है कि ना बने। इसलिए इसमें कैसे करोगे, हमेशा स्टेटमेंट 2 को सबसे पहले चेक करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन में आपको बता दो 115 देखो, 115 में बोला है वो जो स्टेटमेंट 2 है ना 2NCR का सिंबल है। कभी कभी कोई जगह पर वो 2NCR का सिंबल है, ब्रैकेट जैसा दिखता है, 2NCR है बेसिकली। तो बोला कि 2NCR मैक्सिमम तब होगा जब RN होगा। इज इट ट्रू और फॉल्स? 2NCR मैक्सिमम तब होगा जब R की वैल्यू n होगी। ट्रू। बाय 10C0, 10C1, 10C2 मैक्सिमम कब होता है? 10C5 में। जब हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हो कोई पूछो क्यों ऐसा था, क्या रीजन दोगे? कौन सी प्रॉपर्टी? NP of RN minus R है ना। उसके हम बोल सकते हैं कि हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके हमें सबसे मैक्सिमम मिलेगा। तो बी ऑप्शन ट्रू है, स्टेटमेंट 2 सही है। ठीक है ना। अब आप उसके अब स्टेटमेंट 1 पे जाते हैं। स्टेटमेंट 1 पे जब गए तो क्या दिखा हमें? 40CR into 60C0, 40CR plus 60C0, फिर 40C R minus 1 into 60C1। और ऐसे चल रहा है। उन्होंने बोला है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब R इक्वल टू 50 होगा। एक बार R इक्वल टू 50 हो ही नहीं सकता, तो स्टेटमेंट में गलती हो गया। क्यों नहीं हो सकता? यहाँ पर आप लोग जैसे सोच रहे हो, एक्चुअली उसके हिसाब से R50 नहीं हो सकता, बिकॉज आप उसको कॉम्बिनेशन के हिसाब से अभी देख रहे हो। जैसे मैं देख रहा हूँ तो मेरे हिसाब से हो सकता है तो बाइनोमियल है। एक बार उसको भी बाजू में लिख दो। स्टेटमेंट 2 समझ आया ना। स्टेटमेंट 1 के ऊपर लिख दो बाइनोमियल। जैसे उसके 116 में चले जाते हैं। एक बार 116 का सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? 116 का सेकंड स्टेटमेंट द नंबर ऑफ ways of distributing n identical objects among the R person giving 0 or more objects, 0 is admissible। शॉर्टकट दे रखा है, सही है। तो उसके हिसाब से ऊपर भी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 हो सकता है या तो कितने बॉल है ऊपर? बॉल कितने? 100। बॉक्स कितने? 0 इज एडमिसिबल। तो n की जगह पर 100, R की जगह पर 20, तो 100 प्लस 20 माइनस 1 तो 119 हो जाएगा। 119 19 होना चाहिए, है ना। बट उन्होंने क्या दे रखा है तो गलत हो गया। पर अगर सपोज 119 19 दिया होता
तो आप कौन सा ऑप्शन टिक करें? ए। कौन सा ए? मतलब स्टेटमेंट टू इज सही है ना। तो उसी तरह से आप लोग ये 119 वाले थोड़ा देख समझ दिख रहा है कि सारे प्रॉपर्टी बेसिस 115 पर छोड़ देना, ठीक है। अब इसके बाद इंटीजर टाइप बाद में करना, उसके बाद आप लोग चले जाना रोज की प्रैक्टिस के लिए पास्ट ईयर, उसके बाद लेवल 2 देखोगे तो सारे अभी तक के जो पीवाईक्यूज है अपने पास पीछे गए वो सारे। तब अगर आप लोगों ने लेवल 1 अच्छे से कर रखा होगा तब लेवल 2 में डाउट्स आएंगे, ऐसा नहीं कि डाउट्स नहीं आएंगे, पर अब थोड़े कम आएंगे कंपेरेटिवली। रोज आप देखोगे तो आपके डाउट्स थोड़े थोड़े कम होना चालू हुए होंगे। जो पहले दिन अगर 25 साढ़े 10 है, दूसरे दिन वो 22 आए होंगे, अगर कर रहे होंगे तो आई होप की कर ही रहे हो सब लोग। जिसने बोला कि तो आप आदत में डाल देने के रोज थोड़े क्वेश्चन अपने को करने ही करना। अब एक टॉपिक हम लोगों ने लास्ट क्लास में चालू किया था, उसी को फर्दर प्रोसीड करते हैं। थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया था, थोड़ा ही है उसमें, थोड़ा बता दिया तो थोड़ा बाकी वो भी बता दिया। कौन सा चैप्टर चालू किया था वैसे? क्या क्या याद है आपको, क्या क्या सीखे आप? नंबर सिस्टम का सबसे बड़ा है, उसके दो पार्ट, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर के अंदर कौन आता है? आयोटा, जिसके स्क्वायर की वैल्यू कौन सा सीक्वेंस में काम करता है? और का ऑर्डर में काम करता है। वो ऑर्डर क्या होता है? आई ये 4 के ऑर्डर में काम करता है। आई का कोई भी पावर देते हैं 4 में से कोई ना कोई एक आंसर, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया था कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट, कंपेयर कर सकते हैं, मतलब इक्वेट कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते? इनइक्वालिटी। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर किससे बड़ा या छोटा नहीं, ठीक है। यहाँ तक हमने डिस्कस किया था। अब इसके दो पार्ट, फर्स्ट इज कॉल्ड कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। वैसे कंजुगेट वर्ड आपके लिए नया थोड़ी ना है, कहाँ यूज करता हूँ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट वर्ड? रेशनलाइजेशन में। जैसे 1/2 प्लस √3 होता है तब क्या करते हो? 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई करो, 2 माइनस √3 होता है तो क्या होता है? और वो करने का रीजन क्या होता है? क्यों करते हैं? रेशनलाइज तो करते हैं, बट रेशनलाइज तो 2 माइनस √3 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? लेने का रूट हटाने के लिए, सही है। सेम वे अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको अगर मैं x प्लस आई वाई लिख रहा हूँ, x इज कॉल्ड रियल पार्ट, आई वाई इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। अगर प्योरली रियल नंबर दिया जाए तो y 0, प्योरली इमेजिनरी दिया जाए तो x 0, सही है। z अगर x प्लस आई वाई है तो उसका z बार इज बेसिकली कंजुगेट ऑफ z। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट कैसे एक्सप्रेस करते हैं? z बार। और यहाँ पर जब आप कंजुगेट लोगे तो आपका जो इमेजिनरी पार्ट होगा ना, उसका साइन बदल के प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। ध्यान में रखना, मैक्सिमम बच्चे क्या याद रख के जाते हैं? बीच का साइन को बदल देने का, बीच में प्लस हो तो माइनस कर देने का, माइनस हो तो प्लस कर। पर ऐसा नहीं, साइन बदलता है पर बीच का साइन नहीं बदलता, इमेजिनरी पार्ट का साइन बदलता है। कल उठ के आप लोग बात एक ही है ना सर, बात एक ही नहीं है, आप समझो। कल उठ के आपको अगर 2i माइनस 3 देते, ये आपको जेड दे, आपको बोले इसका कंजुगेट लिख किया, अगर आप याद रखे लो बीच का माइनस का प्लस कर देना, तो ये सही आंसर है? नहीं। सही आंसर क्या होना चाहिए? सही आंसर क्या होना चाहिए? रियल पार्ट का साइन जैसा है वैसा ही रहेगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन को बदलना, ठीक है। ध्यान में रखना, बीच की साइन नहीं बदलनी है ना। तो कंजुगेट पार्ट का मेन काम क्या है? तो वापस रेशनलाइजेशन। जैसे हम लोग बोलते हैं कि मैथ का जब हम फाइनल आंसर रखते हैं तो नीचे रूट नहीं रखना चाहिए, तो हम रेशनलाइज करके उसको सिंप्लीफाई करते हैं। सेम वे कॉम्प्लेक्स नंबर का फाइनल आंसर में आई नीचे नहीं दिखना चाहिए। इनफैक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का हर आंसर ऐसा ही दिखना चाहिए, x प्लस आई वाई का। तो आप लोग अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे, सिंप्लीफाई 2 + 3i अपॉन 1 - i × 2 + i।
बोलेंगे इसको सिंप्लीफाई करके दो, इसको सिंप्लीफाई करके दो का मतलब है कि इसका आंसर फाइनली ऐसा दिखना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे का प्रोडक्ट कर लेते हैं। नीचे का प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, 1 into 2 is 2 plus I minus 2I, तो minus I into I minus I square, और I square की वैल्यू वो माइनस तो क्या आ गया 2 plus 3I upon 3 minus I, और नीचे क्या नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसी के कंजुगेट पार्ट से डिवाइड और मल्टीप्लाई करके रेशनल है। तो नीचे a माइनस बी a प्लस बी, तो नीचे क्या होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ऊपर जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे क्या देगा 6 प्लस 2i प्लस 9, तो 11i प्लस 3i स्क्वायर, i स्क्वायर की वैल्यू तो 6 माइनस 3 प्लस 11i डिवाइडेड बाय 10, कैसे 10 i स्क्वायर माइनस 1 है तो माइनस प्लस होगा तो 10 अगर इसको सेपरेट करके लिखोगे तो क्या लिखोगे 3/10 प्लस आपका फाइनल आंसर x प्लस i बाई के फॉर्म में आ गया, जो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म है जो आपका आंसर होगी। एक तो कंजुगेट आपको कहाँ काम आता है, मैक्सिमम आपको वहां काम आता है जब आपको सिंप्लीफाई करना होगा, है ना। जब आपको x प्लस i बाई के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आपको कंजुगेट पार्ट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। कंजुगेट की थोड़ी प्रॉपर्टीज जिसमें आपको वेरिफिकेशन पूछ सकते हैं, किसको वेरीफाई करके, तो पहली प्रॉपर्टी, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैं कंजुगेट करता हूं और वापस उसका कंजुगेट कर लेता हूं, तो आंसर क्या होगा, ओरिजिनल। अगर मैं x प्लस आई वाई का कंजुगेट अगर x माइनस आई वाई लिखना तो वापस x माइनस आई वाई का कंजुगेट क्या होगा, तो कंजुगेट का कंजुगेट क्या देगा आपको, ओरिजिनल तो देगा, राइट। कभी अगर आपको दिया जाए कि if z प्लस z बार इज इक्वल टू 0, बोले कि z और z बार का एडिशन 0 आ रहा है, ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसा कब होता है, ऐसा कब पॉसिबल है, रियल वर्ल्ड रियल पार्ट में या दोनों में, कैसे दोनों में, z अगर मेरा 2 प्लस 3i है तो z बार में ऑपोजिट तो वैसे भी नहीं हो सकता, आप बोलो कैसे थोड़ी हो जाता है, रियल पार्ट में थोड़ी ना कभी चेंज होता है z बार, तो दोनों का ऑपोजिट साइन कैसे बनेगा, रियल पार्ट का तो ऑपोजिट साइन बनेगा ही नहीं, ऑपोजिट साइन किसका बनेगा, अगर बनेगा तो इमेजिनरी पार्ट का ही बनेगा। तब बताओ वापस z प्लस z बार 0 का मतलब क्या होगा, रियल पार्ट 0 होगा, इसका कि z शुड बी ए प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो अगर z प्लस z बार 0 दे रखा, मुझे z को अज्यूम करना तो मैं x प्लस i वाई नहीं लूंगा, सिर्फ i वाई लूंगा, है ना, x होना ही नहीं चाहिए फिर तो, देन z इज ए प्योरली इमेजिनरी नंबर। करेक्ट। थर्ड, अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर या दो से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करो, उसके बाद उसका कंजुगेट लो या पहले कंजुगेट ले लो फिर ऐड करो, आपके आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मेरा कहने का मतलब है कि अगर मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 2 प्लस 3i, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है 1 प्लस 5i, और मुझे अगर वेरीफाई करना है थर्ड प्रॉपर्टी, तो मैं कैसे करूंगा, पहले z1 और z2 को ऐड कर लूंगा, z1 और z2 को ऐड करूंगा तो क्या आंसर रहेगा 3 प्लस 8, फिर इसका कंजुगेट लेंगे तो क्या आंसर रहेगा, अब दोनों का इंडिविजुअल कंजुगेट लो, 2 माइनस 3i और अब इन दोनों को ऐड करो, सेमी है, जैसे कि मैं कंजुगेट करके ऐड करूं या ऐड करके, आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आप लोगों को स्कूल लेवल पे इसको वेरीफाई करने के लिए देते हैं तो वो आराम से कर लोगे आप। एंड सेम फॉर ऑल द 4 ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स,
सब्ट्रैक्ट करके कंजुगेट करोगे या कंजुगेट करके सब्ट्रैक्ट करोगे, आंसर सेम ही रहेगा। मल्टीप्लाई करके कंजुगेट करोगे या कंजुगेट करके मल्टीप्लाई करोगे, सेम ही आएगा। डिवाइड करके कंजुगेट करोगे या कंजुगेट करके डिवाइड करोगे, आंसर सेम ही आएगा। तो मोस्टली जब इसकी प्रॉपर्टी वेरीफाई करने के लिए बोलते हैं, लास्ट वाली प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा पूछती है क्योंकि उसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बाकी सब ये तो कितना होता है। तो लास्ट वाली में थोड़ी मेहनत इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि अब आपको देंगे कि इफ z1 इक्वल टू 1 माइनस 3i एंड z2 इक्वल टू 2 प्लस i, देन वेरीफाई z1 अपॉन z2 का कंजुगेट इक्वल टू z1 का कंजुगेट अपॉन z2 का कंजुगेट, बोलेंगे वेरीफाई करना है। तो हम सबसे पहले तालिका कहां से करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड z1 बाई z2, z1 कौन, z2 कौन, इसका डिवीजन करने के बाद कंजुगेट करना। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब वही हो, पहले डिवीजन होगा उसके बाद। तो डिवीजन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 माइनस आई से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यस। और नीचे जब आप डिवाइड करो, सॉरी मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो नीचे तो 4 माइनस आई स्क्वायर हो गया, a प्लस बी a माइनस, ऊपर जब ब्रैकेट ओपन कर तो क्या होगा, 2 माइनस आई माइनस 6i, तो माइनस 7i माइनस माइनस प्लस 3i स्क्वायर, 3i स्क्वायर कितना, माइनस 3, तो 2 माइनस 3 कितना, माइनस, ये आ गया। और नीचे आई स्क्वायर की वैल्यू, तो ये 5 हो जाएगा। और अलग अलग लिखोगे तो माइनस 1/5 माइनस 7/5, इसका कंजुगेट लेना बाकी है। अब इसका अभी तो सिर्फ डिवीजन किया, अब कंजुगेट लोगे तो आंसर कितना, या पहले से आंसर है। अब RHS लिया जाएगा, RHS में पहले कंजुगेट फिर डिवाइड। व्हाट इज कंजुगेट ऑफ Z1, व्हाट इज कंजुगेट ऑफ Z2, 2 प्लस i का कंजुगेट। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 2 प्लस i से डिवाइड मल्टीप्लाई रेशनलाइज, 2 माइनस i 2 प्लस i 4 माइनस आई स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करोगे तो 2 प्लस i प्लस 6i, तो 7i एंड 3i इंटू i, 3i स्क्वायर, 3i स्क्वायर 2 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 7i, नीचे 5 हो जाएगा, i स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 सेपरेट करोगे तो माइनस 1/5 प्लस, तो वेरिफिकेशन आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। मेनली तो कंजुगेट को कहाँ यूज करने वालों, सिंप्लीफिकेशन, राइट, ये समझ आ गया। फिर 2 वर्ड हमें समझना है, एक कंजुगेट वाला पार्ट क्या होता है और एक दूसरा होता है दिस इज कॉल्ड द मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये मॉड्यूलस वो नॉर्मल मॉड्यूलस जो होता है मैथमेटिक्स में वैसा नहीं कि नेगेटिव को पॉजिटिव कर देते हैं, यहाँ पर मॉड्यूलस का मतलब थोड़ा अलग है। यहाँ पर मॉड्यूलस का मतलब क्या है, जब हम लोग ये बोलते हैं ना कि z इक्वल टू x प्लस आई वाई, तो बेसिकली ये जो x प्लस आई वाई ना वही पॉइंट है x, y नाम का। अभी तक जैसे आप लोगों ने बहुत बार ग्राफ बनाए होंगे, राइट, पर अभी तक जो हम लोग ग्राफ बनाते थे तो उसमें ये जो x एक्सिस था हमारा, ये भी एक रियल एक्सिस ही था और जो y था वो भी रियल ही था ना। जिसको आप ग्राफ पेपर बोलते हो, बेसिकली ग्राफ पेपर तो कैसा है कि वो तो स्टेशनरी वालों ने नाम दिया है, उनको समझ में वरना इसका नाम होता है कोऑर्डिनेट प्लेन। ग्राफ पेपर को बोलते क्या है, और अगर आप स्टेशनरी में जाके बोलोगे सामने वाले भाई को कोऑर्डिनेट प्लेन दो हमें, तो वो बोलेगा नहीं है मेरे पास, तो उसको समझ में तो नहीं आएगा क्या मांग रहा आप, इसलिए उन्होंने ग्राफ पेपर ही मांगना पड़ता है वहां पर उसका एक्चुअल नेम क्या है, कोऑर्डिनेट प्लेन।
ये कोऑर्डिनेट प्लेन में जब ये वाला एक्सिस वाई एक्सिस जब इमेजिनरी एक्सिस हो जाता है वो दिखने में ऐसे ही मतलब अलग कुछ नहीं दिखता हो, बस ऐसा ही कोई इमेजिनरी है, ऐसा कुछ है नहीं, बट इमेजिन करना है आपको कि हाँ ऐसा एक वाई एक्सिस एग्जिस्ट कर रहा है, तो तब वो उसको कोऑर्डिनेट प्लेन नहीं बोलते, फिर उसको बोलते हैं आर्गेंट प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन। एक तो आज भी रियल है, एक्स प्लस आई वाई में एक्स तो रियल ही है ना, इमेजिनरी कौन है वाई। जब आप लोग वाई एक्सिस को रियल एक्सिस की जगह पर इमेजिनरी एक्सिस कंसीडर करना चालू करते हो तो वो कौन सा प्लेन बन जाता है, आर्गेंट प्लेन या तो फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन। और जब दोनों रियल होते तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन, राइट। तो ये जब हम बोलते हैं एक्स प्लस आई वाई में बेसिकली कुछ नहीं, वो एक्स वाई नाम का एक पॉइंट है, बट आर्गेंट प्लेन के अंदर एक पॉइंट है। जब हम बोलेंगे 2 + 3i, इसका एक्चुअल मतलब है कि ऐसा आर्गेंट प्लेन के अंदर एक पॉइंट है 2,3 नाम का। अब उसको एक्सप्रेस कैसे किया जाएगा, तो 2 + 3i। y जब रियल एक्सिस की जगह पर इमेजिनरी एक्सिस बनेगा तो दिस इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गेंट प्लेन। जब भी आप पढ़ते हो कुछ क्वेश्चन में कि कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गेंट प्लेन, तो ग्राफ की बात कर रहे हैं, राइट। अब मेरे पास ये y नाम के पॉइंट है, उस पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है ना, उस डिस्टेंस को बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स। उधर डिस्टेंस होता है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स। ये ओरिजिन है तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो 0,0 और x, y के बीच का डिस्टेंस निकालोगे कैसे, डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला √(x - 0) का होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा x² प्लस y - 0 का होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा y²। कहाँ ध्यान है देवान सबका, मैं ठीक कर दूंगा आपकी वोट। x प्लस आई वाई का पॉइंट कौन सा होगा, x, y। वो पॉइंट अगर दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा पॉइंट, x नेगेटिव है अगर ऐसा पॉइंट देंगे -2 + 3i, ये कौन सा पॉइंट है, हमारा पॉइंट कौन सा है, -2,3 नाम का पॉइंट है, तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट। अगर -1 - i, ये कौन सा पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, -1, कौन से क्वाड्रेंट होगा, x पॉजिटिव होगा y नेगेटिव होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। वो कोई भी क्वाड्रेंट में हो उसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड मॉड्यूलस, और उस मॉड्यूलस को लिखते हैं मोड ऑफ, दिखता है ये मोड जैसा है, मोड z। और यहाँ पर मोड z की फॉर्मूला क्या हो जाएगी, √(x² प्लस। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मॉड्यूलस पूछ ले तो मॉड्यूलस की फॉर्मूला तो सब याद करके चले जाते हैं, पर उसका मतलब होता है कि उस पॉइंट का ओरिजिन से, राइट। तो अब हमें बोला जाए कि मोड ऑफ -4 + 5i निकाल के दो, इसमें x कौन y कौन, -4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो आंसर इज Z1 is equal to 2 - 3i and Z2 is equal to 1 + i, find mod of Z1 - Z2। तो क्या करोगे, सबसे पहले Z1 की वैल्यू रख लेंगे, फिर Z2 की वैल्यू रख लेंगे, पहले तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्या हो जाएगा 2 - 1 is 1, -3i - i, तो कौन सा पॉइंट है ये, 1, ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो माइनस का भी स्क्वायर तो 1 होगा, तो आंसर ही। ठीक है, तो कोई पूछे कि मॉड्यूलस क्या करता है, भाई मॉड्यूलस कुछ नहीं करता, उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस ढूंढ के देता है, राइट। तो आप लोग तो Z1 - Z2 का मतलब क्या हुआ आपके साथ, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। अब जब दूसरा पॉइंट नहीं है तो हम ओरिजिन से लेते हैं, बट यहाँ तो दो पॉइंट दे रखा है, कौन कौन सा, एक 2, -3 नाम का पॉइंट है जो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, और एक 1, 1 नाम का पॉइंट है जो कहाँ होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसके बीच का डिस्टेंस निकाला जो आया 6 इसका मतलब ये,
मॉड्यूलस क्या करता है, बेसिकली दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस देते हैं। जब दूसरा पॉइंट नहीं दिया होता तो बाय डिफॉल्ट कौन ले लेते हैं? क्लियर? इसकी प्रॉपर्टीज में जो अभी के लिए आप लोगों को जो ध्यान में रखना है वो दो मेन प्रॉपर्टी आप ध्यान में रखोगे। पहला, कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद उसका कंजुगेट लो, या पहले कंजुगेट ले लो फिर मल्टीप्लाई करो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कंजुगेट में भी था, मल्टीप्लाई करने के बाद मैं कंजुगेट लूंगा या कंजुगेट लेने के बाद मैं मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर सेम है। वैसा मॉड्यूलस में भी होता है। एंड सेम फॉर द डिवीजन ऑल्सो। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप डिवाइड करो, उसके बाद उसका मॉड्यूलस लो, या मॉड्यूलस लेने के बाद डिवाइड करो, आंसर सेम है। बट प्लस माइनस में ऐसा नहीं होता, उसमें चारों में होता है। उसमें प्लस में भी आप सेपरेट कर सकते हो कंजुगेट को, माइनस में भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई में भी कर सकते हो और डिवाइड में भी कर सकते हो। मॉड्यूलस सिर्फ प्लस माइनस में नहीं होगा, सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड। उसके रीजंस होते हैं, बट उसने बोला कि कॉम्प्लेक्स नंबर हम तो लास्ट में पढ़ेंगे, तो ये सारे रीजंस मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा अच्छे से। अभी आप सिर्फ एनसीईआरटी लेवल पे कोई नहीं पूछना है आपको, तो आपसे ये प्रॉपर्टी ध्यान में रख लेनी है। और ये प्रॉपर्टी बहुत काम की है, क्योंकि अगर मुझे ये पूछेगा ना, या आपको भी कोई स्कूल के एग्जाम में ऐसा आ गया कि यहाँ पर सब्जेक्ट एग्जाम में मैंने आपसे पूछ लिया कि भाई Z1 3 + 5i है, Z2 इनफैक्ट ये तो फिर भी ठीक है, अगर ऐसा दे दे कि फाइंड 2 - i into 1 + 3i divided by 4 + 3i into 5 - 2i, आपको ये पूछ लिया जाए। तो जिनको ये प्रॉपर्टी नहीं पता है, जिनको सिर्फ ये नॉलेज है कि हाँ मॉड्यूलस √(x² + y² से निकालना है, पर अगर ये लगाना होगा तो पहले आपको कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में लाना भी तो पड़ेगा। और उसके लिए क्या करोगे? पहले यहाँ पर प्रोडक्ट कर लेंगे, यहाँ पर भी प्रोडक्ट, पर यहाँ प्रोडक्ट तो नीचे आई बातें रहेगा, फिर रेशनलाइज, उसके लिए कंजुगेट पार्ट से डिवाइड और मल्टीप्लाई, फिर फाइनली आप सिंप्लीफाई करते तो इस फॉर्म तक आ जाओगे, और फिर √(x²+ y²) तो मेरा आंसर आ जाएगा। बट टाइम लगेगा। अगर मुझे ये दोनों प्रॉपर्टी पता है तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा, ना प्रोडक्ट करूंगा ना रेशनलाइज करूंगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि इस प्रॉपर्टी के हिसाब से मैं मल्टीप्लाई को अलग अलग कर सकता हूँ, मैं डिवीजन को भी। तो इसका आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा जब आप इन सबको अलग अलग कर लो। 2 - i का मॉड, 1 + 3i का मॉड, 4 + 3i का मॉड, 5 - 2i का मॉड। मैं कहीं सिंप्लीफाई करने नहीं बैठूंगा। 2 - i मतलब कौन सा पॉइंट? तो उसका मॉड्यूलस कितना? √5, 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। ये कौन सा पॉइंट? तो उसका मॉड √10। नीचे कौन सा पॉइंट? तो उसका मॉड 16 + 9, 25 का स्क्वायर रूट। ये कौन सा पॉइंट? उसका मॉड √29। सही है। और ऊपर आपके पास क्या बचा? √5 तो √10 मतलब √50 मतलब 5 × 2, तो वो 5 और ये 5, तो आपके पास फाइनली आंसर कितना गया? √2/29। दोनों रूट में था, √2 और √29, ये आपका आंसर है। देखो कहीं पर सिंपलीफाई नहीं करना, आपका आंसर ये किया। तो आपका काम बहुत सिंपल हो जाता है मेरे प्रॉपर्टी ध्यान में, राइट। इसके अंदर थर्ड वैसे बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी कि z का मॉड और z बार का मॉड सेम होता है। z मतलब कौन? x + i है, तो उसका मॉड क्या होगा? √(x²). तो z बार क्या होगा? x - तो ये कौन सा पॉइंट है? ये x, y पॉइंट है, ये x, -y। इस फॉर्मूला में आप देखें तो x का स्क्वायर प्लस -y का स्क्वायर, तो क्या फर्क पड़ता है? z का मॉड हो गया z बार का मॉड। आगे समझिए, ये आप लोग कंजुगेट और कॉम्प्लेक्स मॉड्यूलस क्या होता है उसकी प्रॉपर्टी एक बार लिख लो। आप लोगों को टेक्स्ट बुक में
इतना ही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्लास में वो देखकर एनसीईआरटी लेके आना, तो उसके अंदर एक दो जो अच्छे क्वेश्चन हो करवाने, तो फिर टेक्स्ट बुक लेवल पे तो आप लोग आराम से कर लोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हमारे पास 3 काम है। कौन कौन से? पहला काम है कल का पेपर, घर पे जाके आप करोगे तो नई क्वेश्चन बने को डिस्कस करेंगे। सेकंड, आप कॉम्प्लेक्स नंबर का टेक्स्ट बुक लेके आओगे तो यहाँ पर बता दूंगा अच्छे क्वेश्चन, और बाकी इसके पीवाई से चालू करके स्टार्टिंग के क्वेश्चन आपको करने, जो रोज के 20 वाला जो हमने चालू किया है, राइट, तो वो हम लोग